Hi, I am Monica. With 15 years of live classroom teaching experience, I have compiled difficult concepts in easier way using English and Hindi for quick understanding. The shortcut to learn social science is by learning keywords, that is, the important words only. Children, here I have prepared point-wise ready reckoner with pictures and keywords of Standard 10 chapter, The Rise of Nationalism in Europe, for your easy learning. तो शुरू करते हैं बुक के फर्स्ट टॉपिक से, पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट्स तैयार किए जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड ड्रीम की तरह इमेजिन किया जहां सारी कंट्रीज सेल्फ रूलिंग एंड इंडिपेंडेंट हों। फर्स्ट प्रिंट में यूरोप एंड अमेरिका में रहने वाले हर एज और हर क्लास के मेन एंड वुमेन एक ट्रेन की तरह लाइन में चलकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। सेकंड प्रिंट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक सिंबल हैं जो विजडम और नॉलेज की टॉर्च और मेन के राइट्स शो करते हैं। थर्ड प्रिंट में टोटल पावर वाले रूलर्स की गवर्नमेंट्स के टूटे ब्रोकन पार्ट्स दिखे। फोर्थ प्रिंट में एक फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड है जिसमें सारे वर्ल्ड के लोगों को उनके फ्लैग से डिफरेंट कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है और सब लोग पीस, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ टुगेदर बढ़ रहे हैं। फ्रेडरिक सोरियो सब लोगों को अपने रूलर से फ्रीडम लेने के लिए एनकरेज और मोटिवेट करना चाहते थे। फ्रेडरिक ने फ्रीडम को इमेजेस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। एग्जाम्पल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नेशन स्टेट्स का मतलब है लोगों का एक साथ यूनाइट होना, उनके कुछ कॉमन ट्रेट्स या कल्चर या उनकी हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांस में फ्रीडम फाइटर्स ने लोगों तक अपने कुछ आइडियाज़ स्प्रेड किए, जैसे उनके होमलैंड में सारे सिटीजन्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स हों। स्टेट्स जनरल को अब सिटीजन्स ने वोट देकर चूज़ किया और बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली हुआ। नया नेशनल एंथम बना। फ्रीडम में मरने वाले सोल्जर्स को ट्रिब्यूट मिला। सब सिटीजन्स के लिए एक जैसे यूनिफॉर्म लॉज हुए। अलग अलग तरह के टैक्सेस जो कुछ ही लोग पे किया करते थे वो स्टॉप कर दिए गए और मेजरमेंट्स एंड वेट्स से पेमेंट होने लगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन टू राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। यह स्लाइड आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और राइज ऑफ नेपोलियन रिवाइज कराने के लिए ऐड की है जो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था। 1774 में लुई 16 किंग ऑफ फ्रांस बने। 1789 में जब किंग टैक्सेस इंक्रीज करना चाहते थे तो थर्ड एस्टेट ने रिवोल्ट किया था और नेशनल असेंबली फॉर्म की थी। 1771 में किंग की पावर्स को कंट्रोल करते हुए फ्रांस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंट्रोड्यूस हुए। 1792 में इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन बनी जिसने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। 1793 टू 1794 रेन ऑफ टेरर कहा। रॉबेस्पियर ने सीरियस कंट्रोल फॉलो किया। 1794 से 95 रिच लोगों ने डायरेक्टरी फॉर्म की बट उनके बीच काफ़ी फाइट्स होती रही। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया गया। Our next topic is Napoleonic Code of 1804. The reaction of the local population to the French rule. जब नेपोलियन ने यूरोप के और एरियाज़ को कंकर किया तो लोगों का रिस्पांस बहुत डिफरेंट था। जैसे पहले हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसल्स, मिलान एट्सेट्रा में
फ्रेंच आर्मीज़ को इंडिकेटर्स ऑफ फ्रीडम समझकर रिसीव किया गया। पर जल्दी ही यह थॉट चेंज हो गई। अब लोग समझ गए थे कि नेपोलियन का ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लोगों की फ्रीडम के कॉस्ट पर था। पीपल के राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, जैसे सेंसरशिप यानी किसी भी तरह की पब्लिक कम्युनिकेशन पर रोक, फोर्स्ड आर्मी रिक्रूटमेंट और यूरोप के पार्ट्स को कैप्चर करने के लिए इंक्रीज टैक्सेस, ज़्यादा टैक्सेस पे करना एक बर्डन था। ये सब प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा हैवी थी। लोग एक ऑप्रेसर से फ्रीडम चाहते थे। नेपोलियन के एम्परर बनने पर कुछ चेंजेस डिक्लेयर किए गए, जैसे जो बेनिफिट्स बाय बर्थ मिलते थे उनको स्टॉप किया, सबके लिए इक्वालिटी डिक्लेयर की और प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट फिक्स किया गया। फ्यूडल मीनिंग लैंडलॉर्ड्स, पेजेंट्स स्लेव्स बनकर लैंडलॉर्ड्स के यहाँ उनकी विल से काम करते थे। पेजेंट्स को इस स्लेवरी से फ्री किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पहले से बेटर हुई। पेजेंट्स आर्टिसंस ने एक नया फ्रीडम फील किया। कॉमन और एक जैसी नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज एक्सेट्रा इंट्रोड्यूस होने से ट्रेड फ्लरिश होने लगी। Our next topic is the making of nationalism in Europe. हैब्सबर्ग एम्पायर डिफरेंट तरह के लोगों और रीजन्स को जोड़कर बना था, जैसे जर्मन बोलने वाली हाई क्लास, इटालियन बोलने वाली स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, हंगरी में रहने वाले मग्यार बोलने वाले, सेंट्रल यूरोप के पोलैंड में रहने वाले पोलिश बोलने वाले, बोहेमियंस अब के चेक रिपब्लिक से, स्लोवैक्स सेंट्रल यूरोप में स्लोवाकिया के, कार्नियोला अब एग्जिस्ट नहीं करता, स्लोवेनिया सेंट्रल यूरोप का पार्ट है, क्रोशिया से आए क्रोट्स जिनको क्रोशियंस भी कहते हैं, ट्रांसिल्वेनिया अब रोमानिया का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली सोसाइटी से रिलेटेड और पॉलिटिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड। एरिस्टोक्रेसी एक छोटा ग्रुप था, पर यह एक कंट्रोलिंग और पावरफुल क्लास थी। एरिस्टोक्रेसी के लोगों के रहने का तरीका एक जैसा था, जो उन्हें यूनिफाई करता था। इन लोगों के पास सिटीज़ से बाहर कंट्री साइड में प्रॉपर्टी और घर थे। वह बाकी कंट्रीज से नेगोशिएशन करने के लिए फ्रेंच में बात करते थे। अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह फैमिलीज़ आपस में ही मैरिजेस करना पसंद करती थीं। मैक्सिमम पॉपुलेशन पेजेंट्स की थी। वेस्ट में मैक्सिमम लैंड टेनेंट्स और छोटे ओनर्स कल्टीवेट करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज थी, जिसे सर्व्स यानी स्लेव्स कल्टीवेट किया करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में और एंड ऑफ 19th सेंचुरी में फ्रांस एंड जर्मनी में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थीं। इसकी वजह से एक नया सोशल ग्रुप बना जो एजुकेटेड और काम करने वाले लोग थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये लोग कम थे। नेशनल यूनिटी के आइडिया की वजह से ही एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो पाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। रोम की लैटिन लैंग्वेज से लिबर वर्ड लिया है, जिसका मतलब है फ्री। नई एजुकेटेड मिडिल क्लास ने अपने आप को अपने रूलर से फ्री बताया। उन्होंने डिक्लेयर किया हर इंडिविजुअल फ्री है और उसके पास इक्वल राइट्स हैं। मिडिल क्लास चाहती थी कि गवर्नमेंट अब लोगों के अप्रूवल से बने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से किंग का रूल एंड हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट की प्रिविलेजेस को स्टॉप किया। कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स की इलेक्ट हुई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल आइडियल्स ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप। फ्रांस से डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ, जिसमें वोट देने के और गवर्नमेंट में इलेक्ट होने के लिए प्रॉपर्टी का ओनर होना कंपलसरी था। मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ऑल विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जब जैकोबिन्स पावर में आए तब उन्होंने मेल्स को वोटिंग राइट्स ग्रांट किए थे। नेपोलियन के आने पर फिर वोटिंग राइट्स लिमिटेड कर दिए गए और विमेन को फादर्स और हस्बैंड्स के कंट्रोल में रहने को कहा। 19th एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में ऑल विमेन एंड मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो इक्वल राइट्स के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे और डिमांड्स करते रहे। Our next topic is economic ideals by the liberals in Europe. नेपोलियन की गवर्नमेंट ने जर्मनी में कंबाइन करके 39 स्टेट्स फॉर्म की। ये डिसीजन कांग्रेस ऑफ वियना ने 1815 में इन सब स्टेट्स की इकोनॉमीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए लिया। पहले हर स्टेट के अपने सिस्टम, वेट्स, गुड्स पर लगने वाले टैक्सेस अलग अलग थे, जो ट्रेड में एक बैरियर था। एक क्लॉथ को नापने में अलग अलग रीजन्स अलग मेजरमेंट्स और मनी कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, LA एक मेजरिंग यूनिट था जो जर्मनी की स्टेट्स में यूज़ होता था। जैसे एक कपड़े को फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर एसेट्रा मेजर किया जाता था। 1834 में ज़ोल्वेरन कस्टम्स यूनियन प्रशिया ने फ्री ट्रेड के लिए फॉर्म की और जर्मन स्टेट्स ने भी उन्हें फॉलो किया। अगर एक यूनिफाइड लॉ बना दिया जाए तो आपस में ट्रेड इजी और बिना रुकावट के हो सकेगी। यूनियन ने सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया। पहले अलग अलग 30 करेंसीज यूज़ होती थी, यूनियन ने ये नंबर सिर्फ 2 कर दिया। इसके साथ साथ रेलवेज़ ने ट्रेड और यूनिटी को और बढ़ाया। Our next topic is a new conservatism after 1815. कंजर्वेटिज्म मीनिंग कंजर्वेटिव सोसाइटी में रैपिड चेंजेस के ख़िलाफ़ थे। वो पुराने ट्रेडिशंस जैसे मोनार्की, चर्च में बिलीव करते थे। उनका सोचना था कि डेवलपमेंट और नई इनोवेशंस मोनार्की और गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करेंगी। मॉडर्न आर्मी, पावरफुल इकोनॉमी, लैंडलॉर्ड्स की स्लेवरी का एंड किंग्स के रूल को और स्ट्रेंथन या पावरफुल करेगा। The next slide is the Treaty or Pact of Vienna. ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया को यूरोपियन पावर्स कहा जाता था। 1815 में इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया। अब नेपोलियन की पॉलिसीज़ को रिवर्स करने के लिए इन सब के साथ वियना में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कहते हैं। ऑस्ट्रिया के लीगल ऑफिसर ड्यूक मेटरनिक ने इस कांग्रेस को होस्ट किया। बर्बन डायनेस्टी मीनिंग रॉयल लाइन ऑफ यूरोपियंस, पावरफुल लीडर्स ऑफ द सेम फैमिली, जिन्होंने फ्रांस, स्पेन, नेपल्स एंड सिसिली पर रूल किया। फ्रांस को सारी तरफ से स्टेट्स की बाउंड्री से सेफ बनाया गया, जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम, साउथ में पीडमोंट, वेस्ट में प्रशिया एंड सैक्सनी, नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को, जर्मन की 39 स्टेट्स को वैसे ही रखा। पोलैंड के पार्ट्स रशिया को दे दिए। कांग्रेस ऑफ वियना का मेन एम मोनार्की को यूरोप में वापस लाना था। Our next topic is revolutionaries. रेवोल्यूशनरीज यानी फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए रूलर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट्स कर रहे हैं। लिबरल्स मोनार्की के अगेंस्ट थे। अब उन्हें डर था कि उनके रिवोल्ट्स को क्रश और उनकी मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया जाएगा। इस डर से वह कहीं कहीं छुप गए और छुपकर नेशनलिस्ट्स और फ्रीडम फाइटर्स को रूलर्स के अगेंस्ट ट्रेन करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ शुरू की। उनकी फ़ाइट मोनार्की के अगेंस्ट और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए थी। नेशन स्टेट्स यानी
ऐसी स्टेट्स जहां एक जैसे कल्चर, लैंग्वेज या किसी भी कॉमन फैक्टर से जुड़े सब लोग एक साथ रहें। ऐसी नेशन स्टेट्स बनाने से ही लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूनाइट किया जा सकता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिउसेप्पे माज़िनी है। जेनोवा इटली के लिगुरिया रीजन की कैपिटल है। माज़िनी जेनोवा में बॉर्न हुए। वह एक रिवोल्यूशनरी थे। जब वो 24 इयर्स के थे तो उन्हें लिगुरिया में रिवोल्यूशन शुरू करने के लिए वहाँ से मार्सेल, फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। माज़िनी ने सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी ज्वाइन की और उसके बाद 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की, यंग इटली मार्सेल फ्रांस में और यंग यूरोप बर्न स्विट्ज़रलैंड में। इन सोसाइटीज़ के मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से थे। माज़िनी का सोचना था कि नेशंस को अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना नहीं बल्कि एक साथ लाना है। एंड इट्स अबाउट ह्यूमंस, जहां लोग पीपल विल स्टे टुगेदर इन पीस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। वो मोनार्की के अगेंस्ट थे और डेमोक्रेसी लाने के लिए रिवोल्ट्स कर रहे थे, जिससे कंजर्वेटिव्स डरे हुए थे।